गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों को आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भारत में यूरोपियों का आगमन में देखा। सबसे पहले कि पुर्तगाली इंडिया में कैसे आए और क्यों आए, उसके पीछे क्या रीज़न था। उसके बाद हम लोगों ने डच के बारे में देखा। इस चैनल पे पुर्तगाली भारत में कैसे आए, उनका क्या क्या योगदान था, पे 2 वीडियो बनाया जा चुका है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ ही जो डच भारत में आए, डच ने क्या क्या किया, डच अ, भारत आने की जो स्थिति थी वो क्या थी, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पे भी 2 वीडियोस है, इस चैनल पे उपलब्ध है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप कृपया उसे भी देखिए। जो आज हम चर्चा करेंगे वो है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। भारत में अंग्रेज़ का आगमन कैसे होता है, उनके क्या क्या पृष्ठभूमि रही है अंग्रेज़ों के भारत आने की। और जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और इस तरह आए कि वो 1947 ईस्वी में भी भगाने के बाद ही भारत से भागे हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, अच्छे से समझना है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। तथा आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आगमन कैसे होता है, अंग्रेज़ किस कारण से भारत की ओर आकृष्ट होते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज़ को समझने के लिए हमें ब्रिटेन चलना पड़ेगा। हम आपको ब्रिटेन तो नहीं ले जा सकते, तो हम ब्रिटेन की स्थिति को देखते हैं और ब्रिटेन को मैप पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मैप है हमारे पास, विश्व का ये मैप है। इस मैप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, देखिए ध्यान से। ये विश्व का मैप है। अब इस विश्व के मैप में हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति थी। ये जो अटलांटिक महासागर के जितने भी देश हैं, जिन अभी हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा है, हमने डच के बारे में, डेनिश जो नीदरलैंड के थे उसके बारे में पढ़ा है, वह हम यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के बारे में समझेंगे। ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश एक छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे टापुओं से, आप कह सकते हैं, या द्वीप से मिलकर के बना हुआ है। तो इनका जो साम्राज्य है वो बहुत ही क्या था, पानियों से घिरा हुआ साम्राज्य था, समुद्रों से घिरा हुआ साम्राज्य था। ठीक है। इनमें भौगोलिक कह सकते हैं कि उन्नत कृषि का अभाव था, और बहुत सारी चीज़ों का अभाव होने के कारण ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, ये इस समुद्र से के ऊपर में डिपेंड रहते थे। और समुद्र के ऊपर में डिपेंड रहते थे। अगर कोई जहाज़ आती थी तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे, समुद्री लुटेरे का काम करते थे। अब समुद्री लुटेरा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको क्या होना चाहिए, नौसैनिक शक्ति होनी चाहिए। जिसका जितना नौसैनिक पावर रहेगा वो उतना ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में, इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अटलांटिक महासागर का रीजन था, इस क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे स्पेन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। स्पेन का, पुर्तगाल का, इस सब का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो चुका था। ये सब साम्राज्यवादी बन चुके थे 15वीं शताब्दी में, ये सब सारे साम्राज्यवादी बन रहे थे या बन चुके थे। तो इन लोगों का जो मुख्य काम था वो क्या काम था, अटलांटिक महासागर से समुद्री मछलियों को पकड़ना, या नहीं तो जो समुद्री जहाज आ रहे हों उस जहाज़ को लूटना। ये सब सारा काम इन लोगों का था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये, चूँकि उस समय राजतंत्र था, इन सारी जगहों पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र में क्या होता है, साम्राज्य विस्तार की नीति चलती है। जो जितना अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता है, साम्राज्य विस्तार नीति से क्या फ़ायदा होता, साम्राज्य विस्तार नीति से ये फ़ायदा होता
कि उन्हें जो जिस कंट्री को वो अपना उपनिवेश बनाते वहाँ से उसकी सारी भौगोलिक जो संसाधन है उसका उपयोग पूर्णतः उपयोग कर सकते थे। तो इसी होड़ के चलते क्या हुआ, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस सारे अपने अपने नाविकों को नए नए कंट्री को खोजने के लिए भेज दिया। उससे पहले क्या हो गई थी, ये जो एरिया था, जो अधिकार चल रहा था रोमन साम्राज्य का चल रहा था, रोमन साम्राज्य ये सारे भाग रोमन साम्राज्य के थे और रोमन साम्राज्य का जो पतन हो गया था, तो रोमन साम्राज्य के पतन होने के बाद तुर्कों का अधिकार हो गया। जो अरब वाले हैं, तुर्की वाले हैं, उनका अधिकार हो चुका था। तो अरब और तुर्की वाले ने क्या किया था, ये पूरा अधिकार, व्यापारिक अधिकार जो था, ये पूर्व की ओर, पूर्व एशिया की ओर इनका वर्चस्व ज़्यादा था। ठीक है, और इनका वर्चस्व ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ही समृद्धशाली थे। उस समय में भारत का शासन, भारत और चाइना दो ऐसा देश था जो बहुत ही समृद्धशाली माना जाता था। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्री हैं, ये जो भी उपनिवेश जो समाजवादी कंट्री हैं, उन्होंने क्या किया, उनके क्या भौगोलिक स्थिति थी, वो आखिर उनको ये भारत आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में देखा, उसमें देखा कि पुर्तगाल या डच सबको क्या आकृष्ट कर रही है, मसाला आकृष्ट कर रही है। भारत के उन्नत किस्म के जो कपड़े हैं वो आकर्षित कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि जब इनका व्यापार यूरोप में होता है तो कई गुना आमदनी बढ़ जाती है। तो मेन यही रीज़न था। और भी कुछ रीजन्स थे जो जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, अब क्या हुई, फ्रांस जब ये यहाँ के जो कंट्री के जो राजा थे, ये अपने नाविकों को नया समुद्री मार्ग, नए क्षेत्र का, नए कंट्री का पता लगाने के लिए भेजा। तो इसी होड़ में क्या हो गया, जो इंग्लैंड के राजा थे, इंग्लैंड के राजा ने भी क्या किया, अपने सैनिकों, अपने नाविक को नए कंट्री का पता लगाने के लिए भेजा। लेकिन वो उनका जो नाविक था केवल, वो कहाँ पहुँच गया था, न्यू फाउंडलैंड में पहुँच गया था। उसके बाद ब्रिटेन में गृह युद्ध हो गया, और ब्रिटेन गृह युद्ध में फंस गया। साम्राज्यवादी नीति तो चली रही थी, लेकिन वो गृह युद्ध में फंस जाने के कारण इस पर ध्यान नहीं दे पाया, और उसी के कारण पुर्तगाल या कह सकते हैं डच बहुत ही आगे बढ़ चुके थे, स्पेन बहुत आगे बढ़ चुका था। तो इसी बात की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि आखिर वो क्या सर्कमस्टांसेस थी, वो क्या परिस्थितियाँ थी जो इंग्लिश को या ब्रिटिशर्स को भारत की ओर खींचा, और धीरे धीरे वो भारत में आए तो थे व्यापारी बन के, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित कर लिया। और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के क्रम में उन्हें डच से, फ्रेंच से और भारतीय राजाओं से युद्ध करने पड़े। इसका हम अलग से सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए क्या है, ब्रिटेन की जो स्थिति थी 16वीं शताब्दी में वो क्या थी। यहाँ पे पहले 15वीं शताब्दी के बारे में समझते हैं। ब्रिटेन की स्थिति 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों में साम्राज्य विस्तार की होड़ होने लगी थी। इसी होड़ में क्या हुआ था, 1496 में इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी सप्तम, उन्होंने क्या किया, उत्तरी अटलांटिक महासागर के रास्ते एशिया का समुद्री मार्ग पता करने के लिए किसको भेजा था, तो जॉन केवट को भेजा था। जॉन केवट को आयुक्त किया, परंतु ये जॉन केवट एशिया ना आकर के कहाँ पे पहुँच गया, वो ग्रीनलैंड के पास एक बना हुआ न्यू फाउंडलैंड है, उसके पास पहुँच गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन जो था वो गृह युद्ध में व्यस्त हो गया। उसके व्यापारी नाविक समुद्री दस्यु की तरह कार्य करते थे। उसके जो व्यापारी नाविक थे वो किसकी तरह काम करते थे, समुद्री दस्यु की तरह काम करते थे। पढ़ने के लिए तो व्यापारी थे, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। ठीक है, जो भी जहाज आते थे उसको लूट लिया करते थे। उसके बाद क्या हो जाती है, प्रोटेस्टेंट धर्म को लेकर के इंग्लैंड और स्पेन के बीच में दुश्मनी हो जाती है। प्रोटेस्टेंट धर्म को लेकर के इंग्लैंड और स्पेन के बीच में, स्पेन भी बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय में, उसके भी बहुत सारे उपनिवेश थे, डच भी उसी का एक उपनिवेश में आता है। तो इसके बीच में दुश्मनी हो जाती है। अब देखिए, दुश्मनी हो जाने के बाद क्या होता है, 1588 ये दुश्मनी हो जाती है। लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है,
ये कि यूरोप की जो प्रमुख व्यापारिक शक्ति थी कौन कौन थी, स्पेन थी और पुर्तगाल, फ्रांस और डच थे। तो जो स्पेन था, स्पेन की इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ गई थी कि उसका जो साम्राज्य था अमेरिका के प्रमुख शक्तियाँ और प्रशांत महासागर पर अधिकार कर लिया था। ये जो प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका, ये पूरे ये सारा जो प्रांत था, ये प्रांत किसका उपनिवेश बन गया था, स्पेन का उपनिवेश बन गया था। दक्षिण प्रशांत महासागर पे भी इनका वर्चस्व था, किसका, स्पेन का। अब पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल जो था वो अफ्रीका की तरफ किया, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ कौन थे, अमेरिका की तरफ तो स्पेन थे। तो अफ्रीका, ब्राज़ील से चीन तक का व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था पुर्तगाल वासियों ने। फ्रांस जो थे वो लॉरेंस नदी के पास, लॉरेंस नदी है, लॉरेंस नदी के पास वाले एरिया को अपने अधिकार में कर लिया था। और डच जो है वो कौन से एरिया में, ये दक्षिण पूर्व एशिया पे उनका वर्चस्व था। तो बेचारे इंग्लिश के लिए कहीं पे जगह ही नहीं बच रही थी कि कहाँ पे जाएं, लेकिन उसने क्या किया था, क्योंकि यहाँ से ये जो एरिया है ना, ये प्रशांत महासागर का कुछ एरिया या अमेरिका का कुछ एरिया, इस जगहों पे 14 जगहों पे 14 छोटे छोटे कर सकते हैं द्वीपों पे ये यूके का अधिकार हो गया था। लेकिन जब 1588 ईस्वी में अंग्रेज ने क्या किया, एक आर्मडा, किसकी, स्पेनिश आर्मडा पर जीत दर्ज की, तो उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ गया था। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। इसी समय क्या हुआ, ये एक यूरोपियन रॉल्फ फिश जो था वो भारत आया, और भारत की समृद्धि को देखते हुए उसने भारत को क्या कहा कि भारत जो है सोने की चिड़िया है यहाँ पे। और ये अपनी राता वृत्तांत में उसने ऐसी बात लिखी, क्योंकि बाकी जो यूरोपियंस कंट्री थे वो तो देख ही रहे थे पुर्तगाल और डच को, ये बहुत ज़्यादा समृद्धिशाली हो गए थे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, इन्हें मतलब यूनाइटेड किंगडम्स के या ब्रिटिश को भारत आने के लिए प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है। अब देखिए यहाँ पुर्तगाल और स्पेन की सफलता तथा समृद्धि जो प्रेरणादायक कारण थे वो क्या क्या थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से भारत में प्रेरणादायक कारक, पुर्तगाल और स्पेन की सफलता तथा समृद्धि। पुर्तगाल, और उसके बाद क्या होती है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड अपना औपनिवेशिक विस्तार करता है, वो भी एक प्रेरक कारण बना। औद्योगिक विकास होती है, औद्योगिक विकास होती है तो उपभोक्ता संस्कृति आ जाता है, उत्पादन होता है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ये सारा चीज़ प्रेरित कर रहा है। फिर मांग और आपूर्ति को संतुलन करने के लिए, अब कुछ मार्केट भी चाहिए सामान को बेचने के लिए, तो वो सारा चीज़ क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है पूर्व की ओर आने के लिए। पूंजी निवेश का प्रोत्साहन तथा अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति, इसका अभी क्या हो गया था, अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हो गई थी कि ब्रिटेन में जो था वो गृहयुद्ध समाप्त हो चुका था, और गृहयुद्ध समाप्त होने के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी, वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन उसका जो योगदान था, उत्पादन था, मात्र 3% ही था। लेकिन उस समय भारत का जो था, देखिए भारत की उस समय की स्थिति जो थी वो दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। सोने चांदी ये सारे भारत में ज़्यादा थे, इसलिए रॉल्फ फिश ने भारत को क्या कहा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा था। देखिए पूर्व में जो इंडोनेशिया था, सुमात्रा, जावा, ये मसालों के लिए बहुत ही फेमस थे। दक्षिण पूर्व एशिया में लाख, लौंग, कस्तूरी, अफीम, रेशम, ये सारी चीज़ उत्पादन होता था, और ये कंट्री में इनका डिमांड जो था बहुत ही ज़्यादा था। तो पूर्व की ये स्थिति थी, और यही जो समृद्धिशाली स्थिति पूर्व की, वो पश्चिमों को या ब्रिटिशर्स को, डच को या फ्रेंच को आकर्षित कर रही है। तो चलिए यहाँ से हमने क्या देखा, तो अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति में देखते हैं कि उस समय की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, वो व्यापार करने के पक्ष में थी। समाजवादी नीति भी वो बहुत की पक्षधर थी। तो उसने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के द्वारा गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने का विशिष्ट अधिकार दे दिया। कितने सालों के लिए, तो 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया। लेकिन फिर इस चार्टर को क्या किया, 1609 ईस्वी में
एक छोटा सा चार्टर, नवीन चार्टर के माध्यम से इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। जो कंपनी का नाम था, वो कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है उसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसमें 217 साझेदार थे और इसका अब छोटा नाम क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना हम डच कंपनी से करते हैं। ठीक है, इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत छोटी कंपनी थी और इसे शुरुआती समय में बहुत कम फ़ायदा भी हुआ था, बहुत कम फ़ायदा हुआ था। तो लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या था? जो डच कंपनी थी, डच कंपनी में 17 सदस्यीय बोर्ड के मेंबर थे जो किसके द्वारा चयन किए जाते थे? डच सरकार के आदेश के अनुसार काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश कंपनी में क्या थे? 24 निवेशक समूह, जिसका कि चुनाव प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा होता था? शेयर होल्डर्स के द्वारा होता था। और कंपनी सरकार से स्वतंत्र थी। तो स्वतंत्र जब होगा तो क्या होगा? अपना डिसीजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएगा, मुनाफा कमाएगा। और जब भी सरकार नियंत्रण में रहेगा तो बहुत सारे नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। इस कारण से जो डच कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी की तुलना में अच्छी नहीं मानी जा सकती थी। देखिए, डच की तुलना में छोटी कंपनी, प्रथम व्यापार में इसका उत्पादन कम और आमदनी भी, प्रथम व्यापार में इसका आमदनी कम हुआ था। क्योंकि सब वर्चस्व पुर्तगाल का और डचों का वर्चस्व फैल चुका था पूर्वी में, पूर्व की ओर। देखिए, पूर्व की ओर डच और पुर्तगाल जो थे वो पूरी तरह से फैल चुके थे। अब ये अपना पैर कैसे जमाए? तो देखिए क्या प्रारंभिक अवस्था हो रही है। देखिए, इससे पहले देख लीजिए, एक व्यापारी जो इतनी सारी समृद्धि को सुना तो वो 1599 ईस्वी में व्यापारिक लाभ से प्रेरित होकर के भारत आ चुका था। प्रथम व्यक्ति जिसका नाम था मिल्डे हॉल। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स को, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। बस आप लोगों से यही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। अब प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मसालों के व्यापार के तौर पर इंडोनेशिया और अन्य मसाला उत्पादक जो द्वीप हैं उस पर केंद्रित करता है, क्योंकि उसे बस मुनाफा कमाना है। व्यापार वो तो ऐसा सोच के नहीं था कि हम राजनीतिक हस्तक्षेप भी करें। तो इस कारण से जो अपना इनिशियली व्यापार का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे रखता है? मसाला द्वीपों पे, इंडोनेशिया पे केंद्रित करता है। तो देखिए ये जो है ये इंडोनेशिया वाला ये एरिया जो है वो इंडोनेशिया वाला प्रांत है। यहाँ पे छोटा सा इंडोनेशिया इधर कहीं है। ठीक है, इस पे वो केंद्रित करता है। लेकिन अभी केंद्रित करता है, यहाँ से वो सामान को लेगा और यहाँ पे यूके में जा कर के देगा, फिर यूके से लाएगा, फिर यहाँ देगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा मालूम प्रतीत होता था। तो ये क्या सोच रहे थे कि हमें कहीं इंडिया में कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ पे हम फैक्ट्री अपनी स्थापित करें। आप लोगों को पता है फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का मतलब होता है उत्पादन करने वाला जगह नहीं, ऐसा जगह जहाँ पे चीज़ों को संग्रह करके रखा जा रहा है। जो ये व्यापार करते हैं उन चीज़ों का संग्रह, भारत से या अदर कंट्री से जो मसाले हो गए या कपड़े हो गए, उनका संग्रह एक जगह पे करते थे और फिर एक साथ ले जाते थे यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ से यूरोप में व्यापार होता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित की 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी, अभी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे पास ज़्यादा वो वीडियो बनाने की ये भी नहीं है, नेट का भी ज़्यादा यूज़ नहीं मोबाइल में जितना है उसी के आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं, जो कि मुश्किल से 20 या 22-25 मिनट का होता है, और फिर मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है। उस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आप लोग कंटेंट्स को ध्यान दीजिए, टेक्निकल फॉल्ट्स को नहीं। देखिए ये मछलीपट्टनम है, तो इन्होंने क्या किया था 1611 इसमें यहाँ पे एक फैक्ट्री बना ली थी। ठीक है, अब ये तो कौन सा तट हो गया? ये इसका पूर्वी दक्षिणी तट पे इन्होंने, क्योंकि यहाँ से क्या पड़ता, नज़दीक पड़ता, यहाँ से वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह जो है, जकार्ता, ये नज़दीक पड़ता, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भारत से जो सूती वस्त्र हैं या उत्कृष्ट वस्त्र हैं
उसको यहाँ कलेक्ट करने के लिए एक जगह बना लिया 1611 ईस्वी में। और अब क्या काम करने लगे, यही चीज़ों का जो भारत से जो वस्तुएं मिलती थी इसी चीज़ों को एक्सचेंज करने लगे। किसी से, मसाला से, क्योंकि मसालों का ज़्यादा डिमांड था। और इनसे भारत से जो कलेक्ट की गई सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र इत्यादि जो थी, ये इंडोनेशिया, जकार्ता और मसाला द्वीपों को देते थे और उनसे बदले में मसाला लेते थे और मसाला लेकर के ये यहाँ से पहुँच जाते थे यूके में। तो ये इनका अभी रास्ता था, यहाँ से ये इनका रास्ता था। अब ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्लेस हो इस दक्षिण में, किस साइड में, ये पश्चिम की साइड में सूरत को चाह रहे थे कि सूरत में क्या बनाए, अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करें। यहाँ सूरत है, सूरत में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करें। अब यहाँ पे किसका शासन था, मुग़ल साम्राज्य का शासन था, मुग़लों का शासन था। तो मुग़लों के शासन के लिए उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत थी और परमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता, तो दरबार में जाना पड़ता। उस समय जो शासन हो रही थी, आगरा से शासन होती थी। उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा से शासन होती थी और शासक जो था वो था जहांगीर। तब जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में जाना पड़ेगा किसको, तो इनके किसी प्रतिनिधि को। तो समझते हैं, देखिए यहाँ से भारत से प्राप्त वस्तुओं तथा कपड़ों का उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। कौन करने लगे, तो ब्रिटिशर्स करने लगे। सूरत में कारखाना खोलने की योजना को साकार करने के लिए 1609 ईस्वी में हॉकिंस को मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में, जो कि आगरा में स्थित था, भेजा गया। पुर्तगाली षड्यंत्र के कारण ये योजना असफल रही। पुर्तगाली नहीं चाह रहे थे कि उनके व्यापार में कोई हस्तक्षेप करे, इसीलिए ये योजना असफल हो गई। लेकिन क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो मुग़ल शासक जहांगीर थे वो ये मानते थे कि पुर्तगाल के पास जो नौसैनिक है, जो है बेरा है, वो बहुत ही मजबूत है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है। और अगर मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करना है, मुग़ल साम्राज्य को बनाए रखना है, तो पुर्तगालियों का सहयोग जरूरी है। ये भ्रम में थी। लेकिन क्या हो गया था, एक घटना घटती है, सुवाली का युद्ध, सुवाली होल की एक घटना घटती है 13 सितंबर 1612 ईस्वी में। इस घटना में क्या होती है कि अंग्रेज़ी कप्तान मिडिल्टन ने पुर्तगाली को पराजित कर दिया था, पुर्तगाली नौसेना को पराजित कर दिया। अब जब पराजित हो गई तो इससे क्या मैसेज गया जहांगीर के पास कि पुर्तगाली जो है वो नौसैन्य में बहुत महान, बहुत शातिर खां नहीं है। तो अब ये राजी हो गया क्या करने के लिए, सूरत में जो कारखाना खोलने की अनुमति था वो देने के लिए राजी हो गया। कौन, जहांगीर। तो अंग्रेज़ों के जहाज़, इस युद्ध में जो सुवाली का युद्ध था उसमें अंग्रेज़ के जहाज़ का नाम क्या था, रेड ड्रैगन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना से प्रभावित होकर जहांगीर ने क्या किया, अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, अब जब अनुमति हो गई तो सूरत में पहली फैक्ट्री बन गई इनकी। थॉमस एल्डवर्थ जो थे, सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया। ये ध्यान रखिए, किसने किया, सूरत में थॉमस एल्डवर्थ ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। पूर्व में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अब क्या हो गया, भारत के मैप पे देखिए, समझिए, इधर पूर्व साइड में तो मछलीपट्टनम में है ही ऑलरेडी, अब पश्चिम साइड में भी क्या हो गया, सूरत में इनकी फैक्ट्री बन गई। तो अब यहाँ से ये जो रास्ता तय करना था बहुत ही आसान हो गया। भारत के अंदरूनी भाग से ये अपने सामान को लेकर के यहाँ तक पहुँचाएंगे, यहाँ कलेक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, अब भारत के अंदरूनी भाग से जाने के लिए भारत के राजाओं से मिलना पड़ेगा, भारत के राजाओं से परमिशन लेना पड़ेगा, भारत के राजाओं को अपने वश में करना पड़ेगा। तो यही सब जो सिचुएशन थी ये क्या कर दी, युद्ध की ओर उन्मुख कर दिया। और इधर पुर्तगाल भी थे, डच भी थे, ये भी अपने हितों को देख रहे थे। ये सारे चीज़ें क्या हो गई, भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दिया। तो अभी समझते हैं, इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए, गोलकुंडा मछलीपट्टनम जो था गोलकुंडा राज्य का एक बंदरगाह था। सर टॉमस रो को दोबारा भेजा जा रहा है वाणिज्यिक संधि के लिए, बड़े स्तर पर संधि करने के लिए भेजा जा रहा है सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में। किसके दरबार में, तो फिर जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में
जो सर टॉमस रो थे 4 साल बिताए, मतलब 19 तक, 1619 तक रहे। लेकिन ये संधि तो नहीं हो पाई, मतलब वाणिज्य की संधि नहीं हो पाई। लेकिन क्या हुआ है, इस 4 साल रहने के एवज में उसने जहांगीर का दिल जीत लिया। तो जहांगीर ने उसे कहा कि भाई देखो, तुमने मेरा इतना काम कर दिया है, तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फैक्ट्री खोलने की, विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दूंगा। और इसके चलते क्या होगी, 1623 ईस्वी तक जो ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री थी कहाँ कहाँ पहुँच गई, सूरत में, मछलीपट्टनम में, आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में ये फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। और वहाँ पे उन्होंने किलेबंदी भी शुरू कर दी। जब किलेबंदी होती है तो क्या हो गया, इनका जो मंशा है, क्या मंशा है, जब किलेबंदी अपने आप को घेरने लगे तो क्या मंशा हो गई कि इनके अंदर एक साम्राज्यवादी नीति आ गई, एक साम्राज्यवादी भावना आ गई। देखिए अब पुर्तगाल, अब इनका क्या काम रह गया, अब इनका काम रह गया, चूँकि अपने आप को धीरे धीरे ये फैलाने लगे थे, तो इनका काम रह गया था किसी तरह पुर्तगाली को हटाना, पुर्तगाली को नुकसान पहुंचाना, अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। तो ये पुर्तगाली जहाज़ों को लूटने का काम करने लगे, भारतीय राजाओं से जुर्माना लेने लगे, भारतीय जहाज़ों से जुर्माना लेने लगे। जो पुर्तगाल कहाँ का, हिंद महासागर का स्वामी था, पुर्तगाल हिंद महासागर का स्वामी अपने आप को कहता था। इसी में ये धीरे धीरे सेंध लगाने की कोशिश करने लगे। कौन करने लगे, तो ब्रिटिशर्स करने लगे। इसी बीच वो क्या होने लगे, अपने इस कोस्टल एरिया के जो राजा थे, कर्नाटक, मद्रास, ये मैसूर, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इनके राजाओं के बीच मिल के युद्ध करवा के, फूट डालो राजगुरु की नीति करवा के धीरे धीरे ये राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। चलते हैं आगे, देखिए क्या होता है पूर्वी भारत में। अब पूर्वी भारत में कंपनी का क्या प्रभाव होता है। पूर्वी भारत यहाँ पे आ गया, ये हमारा पूर्वी भारत है, ये पूर्वी भारत है। ये पूर्वी भारत में देखिए 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और 1651 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। बालासोर और हुगली में ये फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं, कौन, अंग्रेज स्थापित कर लेते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे पहले से किसका फैक्ट्री रहता है, पहले से पुर्तगालीज का और डच का फैक्ट्री रहता है। बालासोर में डच की फैक्ट्री होती है और पुर्तगाली की फैक्ट्री हुगली में होती है। इधर डच और मुगल साम्राज्य की सत्ता से बचने के लिए इस एरिया में क्या था, ये पूरा एरिया में मिडिल भारत में जाएँ, उत्तर भारत में जाएँ तो इधर किसकी सत्ता थी, मुगलों की सत्ता थी, और इधर डचों की सत्ता थी। तो इस सब से बचने के लिए, अभी तो वो ग्रोइंग फेज में थे, तो इससे बचने के लिए वो क्या कर दिए, दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया। दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों में सबसे पहले कहाँ पे ध्यान केंद्रित किया, मद्रास में। मद्रास में 1639 ईस्वी में इसने क्या किया, मद्रास जो था एक बंदरगाह था, हुआ करता था। तो मद्रास बंदरगाह है, इसकी बंदरगाह की ज़रूरत नहीं, ब्रिटिशर्स को तो बंदरगाह की ज़रूरत थी, किस लिए, क्योंकि व्यापारी जिस तरीके से मसाला की ओर, द्वीपों की ओर व्यापार कर सके, अपने सामान को यहाँ पे एकोमोलेट कर सके, जमा कर सके। तो इस कारण से मद्रास को क्या किया, लीज पे ले लिया। वहाँ के छोटे राजा से मद्रास को लीज पे ले लिया, और लीज पे लेने के बाद इसकी किलेबंदी भी की और वहाँ पे सिक्का भी जारी कर दिया। देखिए और अगले, ये 1639 की बात है, और 1640 ईस्वी में यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का जो एक कह सकते हैं उत्तराधिकारी राजा था चंद्रगिरी, उसे मद्रास को छीन लेता है और अपना शासन यहाँ पे मद्रास पे स्थापित कर लेता है पूरी तरह से। यहाँ पे मद्रास, सॉरी मैं पूरी कर दिखाऊँ, यहाँ मद्रास है, मद्रास में उसने क्या किया, मद्रास में एक किले का निर्माण किया। इस किले को कहा जाता है सेंट जॉर्ज का किला। और सेंट जॉर्ज का किला जो अभी हुबली या कह सकते हैं उड़ीसा में बालासोर या कोरोमंडल तट, जो कोरोमंडल तट है केरल का कोरोमंडल तट, इस सब पे सारे का हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया, मद्रास का जो सेंट जॉर्ज था, मद्रास के सेंट जॉर्ज किले को बना दिया। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर एक तरह से समझ ही बना दिया। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा यहाँ से समझते हैं। 1639 ईस्वी में मद्रास बंदरगाह लीज पर लेकर इसकी किलेबंदी तथा सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अगले ही वर्ष 1640 ईस्वी में क्या किया, चंद्रगिरी के शासक से मद्रास छीन लिया और सेंट जॉर्ज के किलों का निर्माण किया। 1658 ईस्वी तक जो भी इसके विजित प्रदेश थे, वो विजित प्रदेश किसके अंतर्गत में आ गई, सेंट जॉर्ज के किले के अंतर्गत आ गई। अंग्रेज़ पुर्तगाल के बीच अब संधि होती है, अंग्रेज़ और पुर्तगाल के बीच क्यों संधि हो गई, अब पुर्तगाल भी था वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व खोता जा रहा था। तो क्या सोचा कि डच आगे बढ़ते जा रहे थे, तो किसी तरह हम किसी तरह के बीच संधि कराना पड़ा।
ये क्या करते थे अंग्रेज़ और पुर्तगाल, विश्व के मैप पे देखिए अंग्रेज़ और पुर्तगाल जो थे ये यूरोप में उपनिवेश के कारण भी आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो इनके बीच में सबसे पहले क्या होती है 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि होती है दोनों के बीच में। दोनों की शत्रुता को धीरे धीरे मित्रता में बदला जाता है 1630 ईस्वी के मैड्रिड की संधि के बाद। दूसरी घटना होती है 1634 ईस्वी में इंडिया में होती है। इसमें क्या होता है कि सूरत की जो अंग्रेज़ फैक्ट्री है, सूरत की जो अंग्रेज़ फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के जो अध्यक्ष थे ये सूरत के जो अंग्रेज़ फैक्ट्री के अध्यक्ष थे, इनका नाम था मिथुलर्ड। और गोवा के पुर्तगाली, और गोवा यहाँ पे है, गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर थे वाइसराय, दोनों के बीच में संधि होती है कि ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण होती है वो किसके बीच में, राजाओं के बीच में। किसके राजाओं के बीच में, तो ब्रिटेन के और पुर्तगाल के। क्या होता है 1661 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। ब्रिटेन के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाती है, कैथरीन से होता है। और जब कैथरीन से विवाह होता है तो इसको बम्बई को दहेज के रूप में दिया जाता है, बम्बई को दहेज के रूप में दिया जाता है। और बम्बई को दहेज के रूप में देने से, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत में सक्रिय हो चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगाल ने 10 वार्षिक पाउंड के किराए के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किसको, बम्बई को, जो आज पहले बम्बई था, आज मुंबई है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें बता रहे कि अंग्रेज़ और पुर्तगाल के बीच में मित्रता हो जाती है। अब जो है कंपनी का जो मुख्यालय है 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई ले जाया जाता है। मुंबई अब तो किसके अंतर्गत आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया था। 1686 ईस्वी में हुगली लूटने में अंग्रेज़ और मुग़ल के बीच संघर्ष हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेज़ बढ़ने लगे, बहुत आगे वो शक्ति अपनाने लगे, तो वो अब किसको चुनौती देने लगे, मुग़ल सम्राट को भी चुनौती देने लगे। लेकिन अभी क्या है, औरंगजेब तो जिंदा है, औरंगजेब अभी मरा नहीं। औरंगजेब क्या हो गया, इससे खफा हो गया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने क्या कर दिया, सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम में जो अधिकार दिया था, फरमान दिया था कि निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था, वो बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे है ब्रिटिश को प्राप्त फरमान, ब्रिटिश को फरमान। ब्रिटिश क्या चाह रहे थे, फ्री में व्यापार करना। जब भी ये जाते थे, अब भारत से क्या करेंगे, सामान को इकट्ठा करेंगे। क्या क्या सामान को इकट्ठा करेंगे भारत से, जो भारत के अंदरूनी राज्य से मसाले को इकट्ठा करेंगे, भारत के जो बांग्लादेश है, बंगाल का एरिया है, वहाँ से कपड़े इकट्ठा करेंगे, सूरत से, ये सब सारे जगहों से जो भारत के जो फेमस चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के लिए क्या करना होगा, इनको भारत के अंदरूनी राज्यों में जाना पड़ेगा। अंदरूनी राज्यों में जाने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, चुंगी कर देना पड़ता था या सीमा कर देना पड़ता था, ये सब देने पड़ते थे। तो ये क्या करते थे, मुगल साम्राज्य को या स्थानीय शासक को अपने नौसेना का हवाला दे करके उनसे या कुछ पैसे दे करके फरमान प्राप्त कर लिया करते थे, फरमान प्राप्त कर लेते थे। सीमा शुल्क और चुंगी से मुक्ति के लिए उनसे फरमान प्राप्त करते थे। तो ये फरमान मिला हुआ था सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में, इन सारों पे। लेकिन जब हुगली को लेकर के मुगल साम्राज्य से इनका झगड़ा होता है, तो मुगल साम्राज्य ने क्या कर दिया, मुगल साम्राज्य उस समय में कौन था, औरंगजेब था, उन्होंने मना कर दिया, भाई इस एरिया में हम आपको जो है फ्री में जो फ्री सीमा शुल्क वगैरह दिया जाता था वो अब नहीं देंगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अब अंग्रेज़ तो थे ही, जब ज़रूरत पड़ता था तो गधे को भी बनाना पड़ता है। तो इसमें कौन जाता है, जॉब चावरनक जो है 1690 ईस्वी में जाता है अंग्रेज़ के पास, और अंग्रेज़ से क्षमा याचना करता है और बोलता है कि महाराज अब हमें दे दीजिए फरमान, फिर से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो ब्रिटिशर्स को प्राप्त फरमान है, ये फरमान को समझते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त किया था। दूसरा फरमान जो था वो 1651 ईस्वी में बंगाल के शाह शुजा से, तीसरा फरमान 1656 ईस्वी में बंगाल के शाह शुजा से मिला था,
चौथा फरमान जो है वो 1672 ईस्वी में शाइस्ता खां से मिला था। और पाँचवा जो है वो 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तथा कर से मुक्ति दी थी। ये 1691 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल में चुंगी रहित व्यापार दिया गया था। ये सारे फरमान हैं, ये सारे फरमान ब्रिटिशर्स को मिले हैं जो सीमा शुल्क और चुंगी से उन्हें मुक्ति प्रदान किया था। सबसे लास्ट में मिला था 1717 ईस्वी में फारूक शेर के द्वारा। फारूक शेर इस फरमान को फारूक शेर के द्वारा जो दिया गया फरमान था, शाही फरमान, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये फारूक शेर के दरबार में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उसके साथ एक डॉक्टर आया था, डॉक्टर हैमिल्टन। इस हैमिल्टन ने क्या कहता है, इसको फारूक शेर को एक फोड़ा हो गया था और इसमें इसने इसका इलाज किया था। इससे प्रसन्न होकर के इसने मैग्ना कार्टा दे दिया। किस किस क्षेत्रों के लिए? तो गुजरात, दक्कन, कलकत्ता के आसपास क्षेत्रों के लिए फ्री में सीमा शुल्क लेना और सीमा शुल्क से मुक्ति और चुंगी से मुक्ति का अधिकार दे दिया था। अब समझिए। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में बताइए। अभी मैं नया हूँ इस चैनल पे, अभी हमारे पास ज़्यादा तकनीक भी नहीं है, तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो देखिए, अब कंपनी के बारे में समझते हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में। बम्बई में कंपनी के ढाले सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य हो गए। ठीक है, अब इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया कि कंपनी जो सिक्के ढाल रही थी बम्बई में वो पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य हो गए। किसके द्वारा? शाह शुजा ने जो मैग्ना कार्टा दिया था उसके आधार पे। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेज अड्डों को छोड़ने और अंग्रेज इंडोनेशिया पर दबाव छोड़ने को तैयार हो गए। ये देखिए, पुर्तगाल के साथ तो पहले ही दोस्ती हो चुकी थी, अब कौन कंपटीटर बचा इनका? डच बचा। तो 1667 ईस्वी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि हो जाती है। वो संधि क्या होती है? ये संधि ये होती है कि अंग्रेज अपना जो दबदबा था वो इस मसाले वाले क्षेत्रों से छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है और ये जो डच हैं वो भारत में स्थापित जो अंग्रेजों के अड्डे हैं उसको छोड़ने के लिए राज़ी हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में क्या होती है? एक समझौता होता है। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार जो है अजीमुशान कंपनी के 3 गांव सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुरी जमींदारी 12,000 रुपये में भुगतान करके प्राप्त कर लेता है। बंगाल के सूबेदार अजीमुशान से ये 3 गांव प्राप्त कर लेते हैं, जो बाद में जाकर के जॉब चार्नक के द्वारा इसे कलकत्ता के रूप में स्थापित किया जाता है। बम्बई के संस्थापक कौन हो गए? गेराल्ड एंगियर। ठीक है, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी जो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी कौन थी? न्यू कंपनी जो थी, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कब होता है? तो 1708 ईस्वी में। उसके बाद ये संक्षेप में है, आगे हम युद्धों का, जो भारतीय राजाओं के साथ युद्ध है उसको भी हम एक वीडियो में समझेंगे, एक वीडियो में पढ़ेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो भारत में फ्रेंच कैसे आते हैं, उनके पीछे आने की मंशा क्या है, वो कैसे भारत में आने के लिए प्रेरित होते हैं या पूर्व में आने के लिए प्रेरित होते हैं, उसके ऊपर है। आप लोगों से आग्रह है कि उस वीडियो को भी देखिएगा। तो अभी देखिए, जस्ट एक हल्का सा वाइंड अप करने के लिए कि बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 ईस्वी में, ये भारत को क्या देती है? एक नई राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है और वो मुगल की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरते हैं। उसके बाद इनको जो हटाया जाता है ब्रिटिशर्स को, वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़ते हैं। तब तक भारत में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। इसी राजनीतिक परिवर्तन के दौर पे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी उदय होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ हमसे शिकायत है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम अपने वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे फिर ये ही आग्रह रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए।
और अपने दोस्त अमित को अब विदा दीजिए। धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।